नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा पहुंचे, जहां जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन भवन का पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण किया और पूर्व सैनिकों के लिए सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके बाद सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में 60 वीरांगनाओं और 80 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि बचपन में सैनिक पिता के साथ बनबसा कैंटीन जाते समय पूर्व सैनिकों की परेशानियां देखी, इसलिए खटीमा में सीएसडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का निर्माण उनका सपना था, जिसे आज पूरा किया गया। देखिए, खटीमा में सैनिक जो सीएसडी कैंटीन है उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और यहाँ की ज़रूरत थी। और ये लगातार 2012 में जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तब से इसको लगातार आगे बढ़ाया। यहाँ की जनता की मांग पर सभी लोगों ने बहुत समर्थन दिया। हमारे यहाँ के सांसद जी ने, माननीय अजय भट्ट ने भी, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने, पहले वाले हमारे सांसद थे माननीय कुशेरी जी, उन्होंने भी, सबने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आज एक संकल्प जो यहाँ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ये खटीमा, नानकमता और इसके आसपास का एक क्षेत्र बहुत बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक निवास करते हैं। तो आज ये कैंटीन विधिवत रूप से यहाँ पर चालू हो गई है, आज सभी की उपस्थिति में। आगे इसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा और भी जो आवश्यकताएं हैं उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। तो सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके घर के पास ये सीएसडी कैंटीन खुल रही है और सैनिक मिलन केंद्र भी खुल रही है। जानकारी की ओर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कुंभ मेले को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। कुंभ मेले की तैयारियों में तेजी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कुंभ मेला की सुविधाओं में विकास में तेजी के निर्देश दिए गए। 28 परियोजनाओं के 282 करोड़ 29 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। सभी जनपदों को 1018 करोड़ 21 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और साथ ही जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले, सीएम धामी की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। कुंभ मेला की सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। सभी जनपदों को 1018 करोड़ 21 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर इस दौरान जोर दिया गया। जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले, सीएम धामी की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। कुंभ मेले की तैयारियों में तेजी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने जिला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए दिए। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते नशे के मामलों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो भी सुनिए। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज देहरादून में यदि बात करें तो ज्योति रौतेला के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया। आइए बात करते हैं सबसे पहले धर्मपुर विधानसभा से ज्योति रौतेला ने यह अभियान शुरू किया और बात करते हैं। सबसे पहले जो आप ये नशा के विरुद्ध अभियान चला रहे, क्या है ये अभियान, इसके विषय आप बताएं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नशा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में वो नशा की तरफ इतनी झुक गई है, नशा इतनी आसानी से लोगों को मिल जा रहा है कि आज बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं एक कारण नशा है। नशा बहुत आसानी से उपलब्ध है इस प्रदेश में। देहरादून में, राजधानी देहरादून में अभी बिना
भट्टा में 2 डेड बॉडियां मिली। एक अभी यहाँ पे विद्या विहार में एक युवा, उसने ओवरडोज का इंजेक्शन लगाया और वो उसकी डेड बॉडी मिली नशे के ओवरडोज की वजह से, क्योंकि नशा यहाँ पे अवेलेबल है और उससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम छोड़ी है कि हम लोग नशे के खिलाफ लंबा काम करेंगे और अब जब तक नशे के लिए पुलिस प्रशासन सरकार सख्त नहीं होती तब तक हम इस मुहिम को कंटिन्यू चलाएंगे। ये मुहिम जो है आपकी कितने दिनों की मुहिम होगी और कहाँ कहाँ यह चलाया जाएगा? देखो, ये पूरे प्रदेश में चलाएंगे, खासतौर पर राजधानी देहरादून में चलेगी। ये दिनों में नहीं होंगे जब तक नशे को पूरी तरीके से जड़ से नहीं हटा दिया जाता, जब तक नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती। हम खुद जगहों का नाम देने को तैयार है, हमको पता है कि कहाँ कहाँ ये बहुत अवेलेबल आसानी से हो रहा है, वहाँ पे सभी लोगों को एक साथ इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक सरकार इस पे काम नहीं करेगी, जब तक पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगा, तब तक हम इस मुहिम को लगातार चलाएंगे। प्रशासन और शासन तो लगातार कह रही है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाया जा रहा है, उस दिशा में कदम भी आगे बढ़ाया गया। कांग्रेस क्या यहाँ सोचती है? नशा मुक्त अगर प्रदेश प्रशासन चलता है या प्रदेश में नशा मुक्त होता तो रोज जो हत्याएं हो रही है, नशे के ओवरडोज की वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, जितने आसानी से आज नशा इस प्रदेश में मिल रहा है वो नहीं होता है। सरकार रोज शराब की दुकानों का बढ़ावा दे रही है, शराब की दुकानों को खोल रही है, लेकिन नशे के खिलाफ कौन सी मुहिम है जो हो रही है? अगर नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम काम आती तो जो हत्याएं हो रही है, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो नहीं होता। धर्मपुर में भी नशा का कारोबार काफी होता है, जैसा कि जानकारी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर किस ढंग से आप करेंगे ताकि लोगों में जन जागृति? हम लोग पुलिस से पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। हम लोगों को पता है कि धर्मपुर में बहुत जगह जब मैं क्षेत्रों में घूम रही हूँ तो लगातार लोगों की शिकायत है कि लोग यहाँ पे आके नशा करते हैं, यहाँ पे नशा घरों में बेचा जा रहा है। और हम लोग पुलिस को भी ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं, हम उनको बताए हैं कि कहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है और किस तरीके से हमको युवा पीढ़ी को इससे बचाना पड़ेगा। उसके लिए हमको शासन के साथ मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। तो हमारे साथ ही महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, इन्होंने जो अभियान चलाया नशा मुक्त अभियान, इसके तहत आज वो धर्मपुर विधानसभा से उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत की है। अब देखना है कि इस नशा विरोधी अभियान के तहत कितनी कार्रवाई होती है और यह कितना आगे सफल होता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से पहले सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने तैयारियों पर सवाल उठाते हुए अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रही। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि चारों धामों में विकास कार्य जारी हैं और जल्द ही सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने स्वीकार कि वहाँ कार्य चल रहा है और स्वाभाविक बात है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा, उसकी एक निश्चित समय अवधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटोला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। तो काम चल रहा है वहां पर, उन्होंने स्वीकारा है और हम काम कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 काउंटर लगाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं और विदेशी यात्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। पेयजल, बैठने और शौचालय जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार 10 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। में 4 धाम यात्रा के पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 10 तारीख से हमारा जो है वहाँ पे 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें कि हम लोग 20 काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए जो है पृथक से जो है काउंटर बनाए जाएंगे और वर्तमान में जो है कार्य वहाँ पर चल रहा है। हमारा 20 टॉयलेट्स वहाँ पे बन चुके हैं और 10 तारीख के बाद वो फंक्शनल हो जाएंगे और 10 के बाद जो है सारी व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी। क्या पूरा ड्रिंकिंग वाटर की जो है लाइन लगा दी जा चुकी है और जल संस्थान से पूरा जो है व्यवस्था पानी की करवा दी गई है सभी लोगों को। जैसे कि गत वर्ष जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो इस वर्ष भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के बीच अखाड़ा परिषद ने बड़ा संदेश दिया है। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने साफ कहा कि संत समाज पूरी तरह सरकार और कुंभ प्रशासन के साथ खड़ा है।
उन्होंने मतभेदों की खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज किया और कहा कि सभी अखाड़े मिलकर कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। जिसको 22 में आना था और जिस समय सूर्य सिंह राशि में रहते हैं और बृहस्पति भी सिंह राशि में रहते हैं, नासिक में कुंभ होता है और सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य, तो उज्जैन में कुंभ होता है। तो उसी समय हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस बार जो शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस अर्ध कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ के तरह ही हम लोग मनाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान का लाभ प्राप्त हो, संतों के दर्शन हो। तो सभी अखाड़ों की अपनी परंपरा और मान्यता, धार्मिक जो रीति रिवाज है, उसके आधार पर हम सब लोग पूरा शासन का सहयोग करेंगे। गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ में इस मेले का आयोजन होगा। जो अखाड़ों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, उसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर कुंभ और अर्ध कुंभ 2 ही शब्दों का उल्लेख है। प्रयाग में हम लोग महाकुंभ बोल रहे थे, बोलने में उसको महाकुंभ है, महाकुंभ शब्द कोई है ही नहीं, कुंभ शब्द है और अर्ध कुंभ है। इस अर्ध कुंभ को कुंभ की तरह मनाया जाए, ये शासन का प्रयास है और उसमें हम सब लोगों का सहयोग रहेगा। रुड़की में चकबंदी अधिकारी टीकम सिंह चौहान ने पदभार संभालते ही विभाग में नई सक्रियता दिखाई है। बता दें, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की निराशा न हो और लंबित चकबंदी मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हक और राहत के लिए प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता जरूरी है। आज हमने सभी चकबंदी अधिकारियों का और सहायक चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी समस्याएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन में भी आ रही है और भी कई सारी शिकायतें हैं, उनकी त्वरित गति से जो है समाधान किया जाए। विशेष तौर पे चकबंदी में जो सीमांकन का ज़्यादा शिकायतें रहती है और चूंकि सीमांकन में आजकल खेत भी खाली हैं, तो हम लोग जो है एक इसका टास्क फोर्स बना रहे हैं अपने कर्मचारियों का प्रत्येक गाँव के लिए कि इसका निस्तारण जो जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। उन्हें जो भी लाभ, सबसे पहले जो पुराने मुकदमे हैं, वाद दायर हैं, उनका सबसे जल्दी से जल्दी पहले उनका निस्तारण किया जाए। हाँ, बीच में कुछ रुक गया था काम। अब हमारे आने से थोड़ा सा किसानों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि अब न्यायालय में बैठा जाएगा, उनकी पत्रावलियाँ जो है उनका निस्तारण किया जाएगा। सभी लोगों को जो है न्यायिक कार्य से जो है ठीक प्रकार से सभी निर्णय किए जाएंगे। और कृषक गणों के, चूंकि चकबंदी ऐसी प्रक्रिया है कि ये कृषक गणों के बीच में ही बैठ के जो हमें सारे काम करने पड़ते हैं, उन्हीं से वार्तालाप करके जो है वादों का निस्तारण करना पड़ता है। चकबंदी प्रक्रिया में बहुत तेजी लाई जा रही है। हमने विगत वर्षों में भी कई सारे गांव जमा किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी हमने जो है 12 गांव जमा कर दिए हैं चकबंदी से करके। और अभी भी हमारा जो टारगेट है, जो हम लोग बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि क्या कहते हैं, जो गाँव हैं पुराने गाँव, उनको जल्दी से जल्दी उनके अभिलेख बना के तहसील को हस्तांतरित। उत्तराखंड में 10 अप्रैल से जनगणना के साथ स्वगणना की भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे लोग अब ऑनलाइन खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में जनगणना कार्य शुरू हो रहा है, जबकि हिमाच्छादित इलाकों में यह प्रक्रिया सितंबर में पूरी की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जनगणना कार्य सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। उत्तराखंड राज्य में जनगणना का शुभारंभ 10 अप्रैल से हो रहा है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वगणना का समय है और 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जा करके मकान सूचीकरण का समय निर्धारित हुआ है। ये नोटिफाई हो चुका है राज्य सरकार द्वारा। इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि अभी जो गतिमान है वो है एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। 30,000 एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक इसमें तैनात हो रहे हैं। इनके ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और इनकी ट्रेनिंग 22 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि 25 अप्रैल से ये घर घर जा कर के मकान सूचीकरण के कार्य कर सकें। और सभी से मेरा जनरल पब्लिक से ये अनुरोध है कि स्वगणना ज़रूर करें। और हम लोगों का राज्य एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ डिजिटल लिटरेसी कोने कोने में है, रिमोट एरियाज़ में भी है। ये एक मौका है हमें पूरे देश के पटल पर ये बात रखने का कि हमारा राज्य एक डिजिटल लिटरेसी वाला राज्य है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग स्वगणना ज़रूर करें। हरिद्वार पुलिस लाइन में 24वीं प्रादेशिक जनपद वाहिनी पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर और सेपक टाकरा प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खेलों के महत्व पर जोर दिया।
3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों की पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां वॉलीबॉल और सेपक टाकरा के रोमांचक मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और समापन पर विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। 24वीं हमारी जो स्टेट वॉलीबॉल एक टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसमें कि 11 डिस्ट्रिक्ट से और 2 बटालियन की टीम पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में ये गतिविधियां, सभी स्पोर्ट्स गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सभी टीम्स के द्वारा स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय देते हुए यहाँ पर आज शपथ ली गई, साथ ही आगे टूर्नामेंट्स भी किए जाएंगे। मैं सभी टीम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 24वीं अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी वॉलीबॉल और सेपक टकरा एक टूर्नामेंट है। ये यहाँ पे आयोजित हो रहा है पुलिस लाइन्स हरिद्वार में, और इसमें उत्तराखंड के जो हमारे जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वहाँ टीम्स आई हैं, और साथ में जो बटालियंस हैं 31 बटालियन, 40 बटालियन आईआरबी, उनकी टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही है। जिसका आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट, और 11th को ये इसका समापन होगा। तो ये पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है, और इसके थ्रू हम एक टीम बनाएंगे जो उत्तराखंड पुलिस की टीम होगी और जो नेशनल रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारा और इसमें उत्साह एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, पूरा उत्साह। मसूरी में घरेलू और कमर्शियल गैस आपूर्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया और प्रबंधक प्रदीप सेठी पर कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पर्याप्त गैस उपलब्ध होने के बावजूद भी आम लोगों और छोटे व्यवसायियों को समय पर गैस नहीं मिल पा रहे। ये सारे आरोप निराधार हैं, ऐसा कोई ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं रही है। और यदि इनको ये लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो मेरे पास सारे प्रूफ, आज भी एविडेंस, सारे एविडेंस मौजूद हैं। क्योंकि हमने जिसको भी सिलेंडर दिया है उसको बिना बुकिंग के नहीं दिया है, और बिना इनवॉइस के, कॉमर्शियल वालों को बिना इनवॉइस के नहीं दिया है। पर ऐसे में एसओपीज जारी हुई होंगी आपके लिए, उसी एसओपीज के तहत काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एसओपीज के तहत मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार के मानकों के अगेंस्ट जा नहीं सकता हूं, इसलिए थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। बाकी ये सारे निराधार आरोप हैं। पर ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगा रहे हैं कि आप कुछ खास लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं और कुछ को छोड़ दे रहे हैं। देखिए महोदय, यहाँ पे मेरा तो ऐसा कोई खास से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो सारी समस्त मसूरी की जनता खास ही है। मेरे लिए कोई अपना पर्सनल कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 1-2 महीने हो रहे हैं, अभी मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं है, इसलिए ये मैं तो इन आरोपों को बेबुनियादी समझ। आज गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित मसूरी गैस इंडियन सर्विस और इनके प्रबंधक सती के खिलाफ हमारी संस्था द्वारा, हमारे द्वारा एक सकारात्मक आंदोलन के अंतर्गत एक आज धरना प्रदर्शन किया गया। सकारात्मक आंदोलन इसलिए कि जब जब मसूरी में कोई गलत कार्रवाई होगी, कोई गलत बात होगी, तो उसको उठाने के लिए सकारात्मक रूप से आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार के खिलाफ नहीं होगा, जो उस व्यवस्था के खिलाफ होगा। और आज उस व्यवस्था के खिलाफ, इंडियन कंपनी के खिलाफ, सती के प्रबंधक सती के खिलाफ हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, धरना 1.2, और आगे धरना जारी रहेगा। मुख्य तौर पर आज मसूरी के समस्त उपभोक्ता जो है वो परेशान है, वो जगह दर दर भटक रहे हैं, उनकी केवाईसी नहीं की जा रही है। ओटीपी की व्यवस्था इतनी कठिन है कि ओटीपी नहीं आ रहे हैं, स्थायी निवासियों की गैस बुक नहीं हो रही है। कहाँ की व्यवस्था है ये? अगर हमारे स्थायी निवासियों को गैस नहीं मिल रही है, गैस की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है, तो क्या फायदा ऐसी गैस एजेंसी का? साथ में आजकल शादी का माहौल है, शादियों का जो साया है, इसमें हमारे भाइयों की, बहनों की, उनके बच्चों की, मेरे छोटे भाई बहनों की, मेरे साथियों की जो शादी हो रही है, उनके लिए गैस की व्यवस्था नहीं जा रही है। जब वो गैस लेने जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, भगाया जाता है। तो सरकार द्वारा साफ है कि 2 से 4 सिलेंडर हर परिवार को मिलेंगे जिसके शादी, पर ये गैस नहीं देते। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। देहरादून में एलपीजी गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने साफ स्थिति स्पष्ट की है। एडीएम के मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई नियमित रूप से की जा रही है। उपभोक्ताओं को सीधे घर तक सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं ताकि एजेंसियों पर भीड़ न लगे। साथ ही कालाबाजारी पर सख्ती के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ लोगों में ये भ्रांति हुई कि गैस का संकट है, तो जनमानस की समस्याओं और उनकी शंकाओं का निराकरण करने के लिए हम लोगों ने जनपद में अपने आपदा कंट्रोल रूम में कंट्रोल रूम की स्थापना की,
जिसमें जो तेल कंपनियां हैं, जो गैस कंपनी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव और हमारे जो डीएसओ कार्यालय के लोग हैं, हमारे पूर्ति अधिकारी या उनके सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ रोज बैठते हैं और कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं वो समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक किए गए कि वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं नोट हो रही थी। अब 1 हफ्ता 10 दिन पहले तो ये समस्याएं 100 से अधिक थी, 100 से कम थी। अभी फिलहाल 10-12 लोग आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश ये है कि उनकी गैस बुकिंग नहीं हो रही थी। चूंकि लोगों में भ्रांति इस बात की फैल गई कि गैस का संकट है, तो इसलिए अधिकतम लोग बुकिंग करने लग गए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति वो सब नियंत्रण में है। और उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के फरार शूटर रिंकू शर्मा और पंडित को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कई सालों से फरार था, लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस से बच रहा था। 12 अक्टूबर 2020 को रुद्रपुर के भदईपुरा में भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। वहीं जांच में सामने आया कि हत्या राजनीतिक रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते की गई थी। पेशेवर शूटर बुलाए गए थे और सुपारी 4 लाख रुपए की दी गई थी। एसटीएफ ने तकनीकी सर्विलांस और इनपुट्स के आधार पर आरोपी को दबोचा। रिंकू शर्मा पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से फर्जी पासपोर्ट, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए। फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और अन्य नेटवर्क सदस्य की तलाश जारी है। जैसा कि मुख्यालय के आदेश पे ऑपरेशन प्रहार 1 माह का जो चल रहा है, इसमें सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। तो इसमें एक सूचना ये आई थी कि एक महिला जो है, जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में, और इसके साथ एक व्यक्ति है श्याम दास, उसके साथ ये रह रही थी यहाँ पे। और वास्तव में ये बांग्लादेश की रहने वाली है, कुमिला बांग्लादेश की, और इसका असल नाम सलेहा बेगम है। और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी कस्टडी से एक बांग्लादेश का पासपोर्ट और वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड भी मिला। और इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है, क्योंकि इसी महिला ने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया और वो जो है कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उसको प्राप्त किया। और ये दस्तावेज बनाने में श्याम दास ने इसकी मदद करी, जो मूलतः बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट ये इन्होंने यहाँ जनरेट किए थे, और इसी आधार पर इन्होंने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया, और जो कि एक तरीके से पूर्णतः गलत है। तो इस संबंध में बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।